पाकिस्तान में बहुत अच्छे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है। आप मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाके देखें, बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलता है। मगर जाहिर है इंडस्ट्री लगाने का मतलब है कि इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म ट्रस्ट हो। लॉन्ग टर्म ट्रस्ट होगा तो फिर वो इंडस्ट्री लगाएगा, वरना ज़ाहिर है शॉर्ट टर्म इन एंड आउट जहां से हो सकता है, प्रॉपर्टी स्टॉक मार्केट, वहीं पर वो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इसका आपको नजर आता है, और आप क्या क्या हुकूमत को रिकमेंड करेंगे कि उन्हें इकदाम करने चाहिए इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लाने के लिए? इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं जो नंबर्स है मेरे पास, कि पाकिस्तान के अंदर जो 8.5 लाख टैक्स पेयर हैं जो फाइलर हैं, उनमें से सिर्फ 35,000 ऐसे हैं जो पाकिस्तान का तकरीबन 85% बजट के पैसे जमा कराते हैं। बाकी सारा का सारा पाकिस्तान जो है वो टैक्स जरूर देता है। वो अपने शायद मोबाइल फोन से थोड़ा बहुत टैक्स देता हो, कोई बिजली के बिलों में देता हो, लेकिन हकीकत यह है कि जो टैक्स इकट्ठा होता है गवर्नमेंट का, वो ये 35,000 लोग ही दे रहे होते हैं। और कभी इनसे जाके पूछे कि गवर्नमेंट इनके साथ क्या करती है। गवर्नमेंट ने इतना मुश्किल कर दिया हुआ है काम करने को कि वर्ल्ड बैंक की अपनी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान इस वक्त 138वें लेवल पे चला गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के ऊपर। तो इस वक्त मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा काम करने वाला है कि ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिव साइड पे आए रादर देन गोइंग इनटू अनप्रोडक्टिव डायरेक्शंस। ये बड़ी अहम बात है कि जो इकोनॉमी है, जो गवर्नेंस है, वो प्रोडक्टिव साइड पर आनी चाहिए। सियालकोट चलते हैं, और सियालकोट एक ऐसा शहर है, हुकूमत की सपोर्ट हो ना हो, वहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट परफॉर्म करता है, ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करता है, बड़ा कमिटेड होकर परफॉर्म करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, परेशान हो तब भी परफॉर्म करता है। मेजर रिटायर्ड मंसूर अहमद साहब, सदर सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर अहमद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सियालकोट जाहिर है बड़ा ज़बरदस्त उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। ऐसी इंडस्ट्री जो पाकिस्तान के दूसरे एरियाज में नहीं है, आपके यहाँ है, सर्जिकल हो, स्पोर्ट्स हो, वो उसमें बेहतर परफॉर्म करते हैं। माहौल सियालकोट के चैम्बर को भी, सियालकोट के इंडस्ट्रियलिस्ट को बेहतर लग रहा है या नहीं लग रहा है इस वक्त? पिछले 3 साल से जो हमें इस हुकूमत से उम्मीद थी कि ये एक्सपोर्ट फ्रेंडली मेजर्स उठाएंगे, इन्होंने आज तक नहीं उठाए। ना सिर्फ ये कि कोई पॉलिसी बनाते जो हमें सूट करती, बल्कि इन्होंने जो हमें हमारे आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं हुकूमत की तरफ, वो पिछले 2 साल से जो है ना वो रोके हुए हैं। रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर ये टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे हैं। अभी पंजाब हुकूमत ने पिछले दिनों में जो है वो 0.9% जो है ना वो जो पंजाब के ऊपर लगा दिया है, टैक्स अपने ऊपर खुद ही टैक्स लगा दिया है। और इससे ये होगा कि जो हमारा इंपोर्ट्स हैं जो कि अल्टीमेटली एक्सपोर्ट में इस्तेमाल होती हैं, जैसे जिप्स हैं, सर्जिकल के अंदर जो है वो स्टेनलेस स्टील का मटेरियल है, इस तरीके से हमारा फैब्रिक है जो हम इंपोर्ट करके फिर उसको डेवलप करते हैं किट्स में। मतलब ये इंडस्ट्री के जनरल मसाइल हैं, ये बिल्कुल दूर होने चाहिए। पहले ही टैक्स पेइंग हो और उसको इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ रहा हो, उनको अपना जो पैसे फंसे हों एफबीआर में वो साल साल ना मिलते हों, ये मसला जरूर हल होना चाहिए। ये मसाइल अगर हुकूमत हल करती है तो आपको एक जनरल इन्वायरमेंट नजर आता है इन्वेस्टमेंट का, या आप कुछ डिमांड करेंगे डार साहब से या हुकूमत से कि जी ये मामला आप ठीक करें तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे? आज तक जो है वो इसहाक डार साहब जो है वो सियालकोट में तशरीफ नहीं लाए। डार साहब से ये शिकायत कर रहे थे कि सियालकोट डार साहब आज तक तशरीफ नहीं लेके गए। इंडस्ट्रियलिस्ट की शिकायत दूर करें। और ख्वाजा आसिफ साहब तो खुद सियालकोट में होते हैं, तो ख्वाजा आसिफ साहब वजीर आजम तक भी पैगाम पहुंचा सकते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब भी सियालकोट के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी शिकायत दूर करें। आपने देखा, हमने बात की कराची में जो FPCCI से, इसके अलावा बात की लाहौर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से, फैसलाबाद में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा है, एप्टमा से भी हमने बात की। इसके अलावा सियालकोट में भी बात की गई। जनरली जो ग्रीवेंसेज हैं वो पूरी करें, इन्वेस्टमेंट का एनवायरनमेंट पैदा करें। तो इस बात से इंडस्ट्रियलिस्ट मुत्तफिक हैं कि ऐसा माहौल जरूर बन रहा है कि यहाँ से पाकिस्तान की मईशत टेक ऑफ करे, पाकिस्तान की मईशत में जबरदस्त किस्म की इन्वेस्टमेंट आए, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है इस लो इंटरेस्ट रेट का फायदा उठाते हुए बैंक से कर्जे लेकर इंडस्ट्री लगाए, जॉब दे, और मामला पाकिस्तान की मईशत में आगे बढ़ रहे हो। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। एक और मामला है, हमने अपने कल के प्रोग्राम में उठाया, आज सवाल हुआ डार साहब से, इस हवाले से डार साहब ने जवाब दिया। इस पर जरा बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
हम मुताबिक बार अपने प्रोग्राम में एक बहुत अहम मसला उठा चुके हैं और कल के प्रोग्राम में एक दफा फिर हमने ये मसला उठाया कि इस मुल्क में बजट और इस मुल्क के मुस्तकबिल के सारे प्लान एक ऐसे अंदाजे पर बन रहे हैं जिसका पता ही नहीं कि इस मुल्क में लोग कितने रहते हैं, कितने गांव में रहते हैं, कितने शहरों में रहते हैं, कितने गांव में थे शहरों में आ गए हैं, कितने जवान हैं, कितने बूढ़े हैं, कितनों को रोजगार चाहिए, कितनों को नहीं चाहिए। क्योंकि इस मुल्क में 8 साल से मर्दमशुमारी नहीं हुई, 8 साल से बगैर मर्दमशुमारी के बजट बन रहा है और 8 साल से मर्दमशुमारी ना होने के बावजूद 2025 और 2050 तक के विजन बन रहे हैं कैसा पाकिस्तान होगा, जबकि पता ही नहीं कि आज के पाकिस्तान में डेमोग्राफिक्स क्या हैं, हालात क्या हैं। आज ये सवाल जब इकोनॉमिक सर्वे अनाउंस कर रहे थे इसहाक डार साहब, उनके सामने भी रखा गया कि क्यों मर्दमशुमारी नहीं होती और ये जाने बगैर कि इस मुल्क में मामला क्या है, क्या डेमोग्राफिक्स है, कौन कहाँ रहता है, किस तरह रहता है, कि क्या एज ग्रुप्स हैं, आप सब सारे प्लान्स बनाते हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया था उसमें? 2 मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक प्रॉब्लम है कि इस वक्त 2 सूबे जो हैं वो कहते हैं कि अगर रिफ्यूजीज का मामला हल नहीं होता तो हमारे डेमोग्राफिक चेंज हो जाएंगे। वो एक बड़ा सीरियस कंसर्न है और 2 सूबों के आउट ऑफ 4 सूबे फेडरल जो एरिया है अपना कैपिटल टेरिटरी, वो तो उसका तो तादाद बहुत थोड़ी होगी उस सेंसस में यानी रिलेटिवली, तो उसको हम नहीं चाहते कि खुदा न खास्ता जल्दी में हम वो करें। तो मैं समझता हूँ कि कई दफ़ा जो है एक मजबूरी जो होती है वी हैव टू प्रायोरिटाइज कि हमें इस वक्त मुल्क में ये जो ज़रब अज़ब है इंशाल्लाह उसकी कामयाबी और उसके जो सक्सेसफुल कंक्लूजन है उसकी हमें प्रायोरिटी है। उसके बाद हम ये अहम मामला है कि कुछ सूबे इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बाहर से लोग आ गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा को शिकायत होती है कि बहुत ज्यादा अफगान बाशिंदे आके रह रहे हैं। बलूचिस्तान की शिकायत उनके वजीर दाखिला की सूरत में आप सुन ही चुके हैं किस किस्म के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए और फिर क्या वो कह रहे थे कि इनको पाकिस्तान से वापस चले जाना चाहिए। कराची में भी सिंध हुकूमत को या मुत्तहिदा कौम मूवमेंट को ये शिकायत रहती है तो ज़रब अज़ब मुकम्मल हो, लोग सेटल होकर वापस जाएं, इसहाक डार साहब कह रहे थे, उसके बाद मर्दमशुमारी हो सकती है क्योंकि डेमोग्राफिक्स बदले हुए हैं। अहम मामला है क्योंकि आर्मी चीफ जनरल राइस शरीफ साहब की तरफ से मुताबिक बार कहा गया है कि ये साल ज़रब अज़ब मुकम्मल होगा, दहशतगर्दी का खात्मा होगा। इस साल में ज़रब अज़ब को मुकम्मल करके दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि उसके बाद IDPs वापस जाएंगे, अपने अपने इलाकों में जाएंगे। अफगान जो मुहाजिरीन हैं उनके हवाले से फैसला होगा, वो अपने मुल्क में वापस जाएंगे और इस मुल्क में मर्दमशुमारी हो सकेगी। इस मुल्क के मुस्तकबिल के प्लान हकीकत पसंदी की बुनियादों पर और एक्चुअल नंबर्स के साथ बन रहे होंगे, ना कि तुक्कों पर बनाए जा रहे होंगे, जिन नंबर्स का पता नहीं उन पर बनाए जा रहे होंगे। प्रोग्राम में बात करते हैं एक और मामले की जो हमने कल के प्रोग्राम में उठाया। आपके सामने एक ऐसा धंधा खोल के रखा जो काला धंधा है, जो काला धंधा सफेद करने के लिए, काला धन सफेद करने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रॉपर्टी डीलर्स का काला धंधा सिर्फ किसी एक जगह नहीं, किसी एक शहर तक महदूद नहीं, किसी एक इलाके तक महदूद नहीं, हर जगह धड़ल्ले से हुकूमत की आंख के नीचे हो रहा है। मगर जानकर भी सब अनजान बने हुए हैं। हमने अपनी तहकीकात का दायरा मजीद फैलाया और आज अपने हमारे प्रोग्राम में देख ही लिया कि हर इंडस्ट्रियलिस्ट को ये शिकायत है। आज सारे दिन की जियो की ट्रांसमिशन में आपने देख लिया, सबको ये शिकायत है कि इस मुल्क में सारा पैसा प्रॉपर्टी में लग जाता है। कारोबार की तरफ लोग आते नहीं क्योंकि प्रॉपर्टी में रिटर्न अच्छा मिलता है, सेफ है, जब चाहा बेच दिया, निकल आए, इंडस्ट्री से निकल नहीं सकते। अब हमने अपनी तहकीकात का दायरा मजीद फैलाया तो मजीद चौंका देने वाले हकाइक सामने आए। कराची के इलाके डिफेंस से लेकर नॉर्थ नाजिमाबाद तक सर्वे किया, लाहौर में सर्वे किया, इस्लामाबाद के कुछ एरियाज में सर्वे किया, यहाँ हर जगह हमें काला धंधा नजर आया। हुकूमत रेट कुछ फिक्स करती है, प्रॉपर्टी डीलर्स किसी और नर्ख पर प्लॉट फरोख्त करते हैं। जायदाद से मुतल्लिका तमाम टैक्सेस पूरे मुल्क में बुक वैल्यू पर दिए जाते हैं, मार्केट वैल्यू पर नहीं। खरीदो फरोख्त मार्केट वैल्यू पर हो रही है, बुक वैल्यू पर नहीं। हैरानकुन तौर पर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में जमीन और आसमान का फर्क है। हमारी तहकीक के मुताबिक कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 17 में कैटेगरी 1 का 500 गज का प्लॉट, इसकी बुक वैल्यू 61,87,000 है, मगर मार्केट वैल्यू 4 करोड़ से 5 करोड़ है। गुलिस्तान जौहर में भी यही हाल है। यहाँ कैटेगरी 2 का 600 गज के प्लॉट की बुक वैल्यू 46 लाख है और 46,20,000 रुपए है, मगर यहाँ भी प्रॉपर्टी डीलर्स ने मार्केट वैल्यू 3.5 करोड़ तक पहुंचाई हुई है। यानी कि हर जगह मामला 8 से 10 गुना ज्यादा, मगर हुकूमत को टैक्स मिलता है बुक वैल्यू पर, ना कि मार्केट वैल्यू पर। काला धन सफेद होता है क्योंकि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में फर्क है। हुकूमत सिर्फ सवाल करती है बुक वैल्यू पर, ना कि मार्केट वैल्यू पर। कराची के ही एक और इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में भी हालात मुख्तलिफ नहीं। यहाँ कैटेगरी 1 का 500 गज का प्लॉट 61,87,000 रुपए का है, मगर इसकी मार्केट वैल्यू 4 करोड़ तक पहुंचा दी गई है।
इसी तरह लाहौर में भी यही हाल है। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में एक कनाल की प्लॉट की बुक वैल्यू यानी कि किताब में वैल्यू यानी कि वो वैल्यू जो डीसी वैल्यू है जो कि सरकार के रिकॉर्ड में है वो है 69 लाख रुपए, मगर इस प्लॉट की मार्केट में वैल्यू 3 करोड़ रुपए की कीमत है। इसी तरह लाहौर ही के इलाके लिंक रोड पर एक कनाल प्लॉट की बुक वैल्यू 4 करोड़ 50 लाख रुपए है, मगर मार्केट में ये वैल्यू 20 करोड़ रुपए की हो गई है। कराची और लाहौर नहीं पूरे मुल्क में प्रॉपर्टी का ये काला कारोबार धड़ल्ले से जारी है। इस्लामाबाद में भी आप प्रॉपर्टी खरीदें तो आपको कहा जाएगा कि भाई अगर मार्केट वैल्यू पर रजिस्टर करानी है तो 45-50 लाख रुपए दे दो, अगर छुपाना चाहते हो तो कम वैल्यू पर रजिस्टर कराओ, 8-10 लाख रुपए दो और जान छुड़ाओ। इंसेंटिव देखिए, काला काम करने का, टैक्स बचाने का, टैक्स चोरी करने का, हुकूमत को टैक्स ना देने का इंसेंटिव इतना बड़ा है कि जो साफ काम करना भी चाहता हो 45-50 लाख रुपए देने की बजाय कम की तरफ माइल होता है। हम आपको फिर यह याद दिला दें कि किस तरह ये प्रॉपर्टी का काला कारोबार नाजायज पैसे को जायज बनाने में मददगार साबित हो रहा है। बुक वैल्यू और प्लॉट वैल्यू में और मार्केट वैल्यू में 4 से 5 गुना तक का फर्क, 8 से 10 गुना तक का भी फर्क काला धन को सफेद करने वालों को अपनी तरफ खींचता है और इसे अपनी ब्लैक मनी व्हाइट करने का मौका फराहम करता है। एक ऐसा मौका फराहम करता है जिसमें हुकूमत सवाल ना कर सके। और जो काला काम करते हैं, काला धन जिनका हो, जिनका सोर्स ऑफ मनी ना बताना चाहते हो, टैक्स बचाना चाहते हो, वो सिर्फ एक बात से भागते हैं और वो ये कि हुकूमत हमसे सवाल ना पूछे। ये सवाल ना पूछे कि कहां से पैसा कमाया, और प्रॉपर्टी मार्केट इसका सबसे जबरदस्त एवेन्यू है जिसमें सवाल पूछा ही नहीं जाता, क्योंकि हुकूमत को यह पता चलता है कि जो चीज 5 करोड़ की मार्केट में खरीदी गई है हुकूमत के रिकॉर्ड में वो होती ही 15 या 20 लाख रुपए की है। वो मार्केट वैल्यू के मुताबिक जायदाद खरीदी ही नहीं जाती, वो रिकॉर्ड में ही नहीं होती, कागजात में नहीं होती, और टैक्स भी इसी के मुताबिक दिया जाता है। कोई नहीं पूछ सकता कि पैसा कहां से आया, कहां से कमाया, डाका मारा या किसी का हक मारा, सरकार को टैक्स दिया या 1 टका भी नहीं दिया, सब माफ, सब सफेद। ये सब हमारे मुल्क में ही मुमकिन है। और फिर कोई क्यों इंडस्ट्री लगाए, कोई क्यों इंडस्ट्री लगाकर हुकूमत को बाकायदा तौर पर इंडस्ट्री की मशीनरी इंपोर्ट करने के पैसे दे, फिर इंडस्ट्री लगा के जो उस पर मुनाफा कमाए उस पर भी टैक्स दे, जब प्रॉपर्टी का काला धन सफेद करने का और इसके अलावा जबरदस्त किस्म का रिटर्न कमाने का, कोई सवाल ना पूछे जाने का, कोई कैपिटल गेन टैक्स मार्केट वैल्यू पर ना देने का, सीवीटी मार्केट वैल्यू पर ना देने का इतना अच्छा एवेन्यू मौजूद है, तो इसहाक डार साहब को इंडस्ट्री लगाएगा क्यों? आप कर दें मईशत को मुस्तहकम और आप रखें टारगेट के इसमें जबरदस्त इन्वेस्टमेंट होगी और रोजगार के मौके होंगे, मगर इंडस्ट्री लगाने का इंसेंटिव अगर देंगे नहीं, काला धन सफेद करने को डिसइंसेंटिवाइज करेंगे नहीं, तो इस मुल्क में इंडस्ट्री लगेगी नहीं। देखिए और बाकायदा तौर पर देखिए कि इस मुल्क में मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू के नाम पर हो क्या रहा है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एक अहम मामला, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक बार फिर अपने कारकुनान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज का फैसला कर लिया है। कराची में रेंजर्स के हेडक्वार्टर्स के सामने छापों और गिरफ्तारियों के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया जाएगा, ये जराए बताते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं वो इसके मूड की निशानदही कर रहे हैं, और हमने कोशिश की कि आज के प्रोग्राम में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को बुलाएं, उनसे उनके इरादे पूछें, उनसे उनकी ग्रीवेंसेस पूछें, तो उन्होंने कहा कि हम फिलहाल इस हवाले से प्रोग्राम में आके या किसी भी टॉक शो में जाके बात नहीं कर रहे। एमक्यूएम और रेंजर्स के दरमियान गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान गिरफ्तारियों और गुमशदगियों के मामले पर अक्सर मौकों पर कशीदगी देखने में आती रही है। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार के कोऑर्डिनेटर आफ्ताब अहमद की दौरान हिरासत मौत के बाद एमक्यूएम की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया, जिसके बाद आर्मी चीफ और डीजी रेंजर्स ने आफ्ताब अहमद की दौरान हिरासत मौत की तहकीकात का हुक्म दिया। उसके बाद कारकुनान की घरों को वापसी का सिलसिला शुरू हुआ, लग रहा था मामला बेहतर हो रहे हैं, और उसके बाद 40 रोज से जेर हिरासत शाहिद पाशा जो कि राब्ता कमेटी के रुकन थे वो भी वापस आ गए। बहुत ज्यादा लग रहा था कि मामला बेहतर हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर हैदराबाद के साबिक सेक्रेटरी इंचार्ज नदीम काजी की हिरासत के बाद एमक्यूएम की जानिब से एहतजाज और मुजाहिमत का मूड नजर आ रहा है। अब मामला यह है कि मुत्तहिदा की तरफ से हल्की फुल्की धमकियां पहले भी दी गई कि रेंजर्स हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज किया जाएगा, मगर वो मटेरियलाइज नहीं हुई, वो एहतजाज नहीं किया गया। उस एहतजाज की कॉल या तो वापस हो गई या फिर कहीं हवा में गुम हो गई, क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से ऐसी बात भी की गई तो उसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। अब क्या होगा? हतमी ऐलान नहीं किया गया, हतमी तारीख नहीं बताई गई, मगर एहतजाज का ऐलान हो चुका है। गिरफ्तारियां शुरू हुई और एहतजाज का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। चंद दिनों की खामोश मुफाहमत के बाद फिर से बात मुजाहिमत पर आ गई है, और जैसा कि हम कह रहे थे कि हमारी कोशिश थी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मौक़िफ़ इसे आपके सामने रखें, उनसे पूछें कि जो हालिया गिरफ्तारी है उसके बाद एग्जैक्टली क्या ऐसा मामला हुआ है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वो एहतजाज करने जा रही है जो 9/0 पर रेड के बाद भी नहीं किया,
उसके बाद ऐसी गिरफ्तारियां हुई, कुछ ऐसे हकाइक मीडिया पर आते रहे, शदीद किस्म का एहतजाज रहा। अल्ताफ सिंह साहब की बड़ी सख्त किस्म की तकारीर जरूर हो गई, मगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट रेंजर्स हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज की नोयत नहीं आई थी। वो प्रोग्राम में आके उन्होंने अपना मौकफ नहीं दिया, मगर इस वक्त जो जराए बता रहे हैं वो यही कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एहतजाज की तरफ बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। कल बजट होगा, बजट पर तफसीली आपके सामने रखेंगे मामला। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।